हेलो क्लास। आज की क्लास में हम कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड प्रोग्रामिंग जो कि हमारी सेकेंड यूनिट है 11th क्लास की, उसी को कंटिन्यू करेंगे। आज की क्लास में हम देखेंगे डेटा टाइप्स और उसके बाद हम देखेंगे कंडीशनल स्टेटमेंट्स। तो सबसे पहले हम देखते हैं डेटा टाइप। पाइथन में जितनी भी सारी वैल्यूज होती हैं सभी का कोई ना कोई टाइप होता है और उसी टाइप को हम उस वैल्यू का डेटा टाइप बोलते हैं। तो डेटा का जो टाइप होता है उसको हम उसका डेटा टाइप बोलते हैं। तो डेटा टाइप यूज टू आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ डेटा। तो ये डेटा किस टाइप का है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए हम डेटा टाइप का यूज करते हैं। और डेटा टाइप से ही हमें पता चलता है कि उस पर क्या क्या वैलिड ऑपरेशंस किए जा सकते हैं। तो एवरी वैल्यू बिलोंग्स टू अ स्पेसिफिक डेटा टाइप इन पाइथन। तो पाइथन में जितनी सारी वैल्यूज हैं वो किसी ना किसी टाइप के डेटा को बिलोंग करती हैं। तो अगर हम डेटा टाइप को फर्दर डिवाइड करें तो डेटा टाइप को हम डिवाइड कर सकते हैं नंबर्स में। तो मतलब जो डेटा है वो नंबर हो सकता है, बूलियन हो सकता है, नन हो सकता है, सीक्वेंस हो सकता है, डिक्शनरी हो सकता है। नंबर्स को हम फर्दर इंटीजर, कॉम्प्लेक्स और फ्लोट में डिवाइड कर सकते हैं, जबकि हम सीक्वेंस को स्ट्रिंग, लिस्ट और टपल में डिवाइड कर सकते हैं। तो इन सभी को अभी हम यहाँ पे केवल डेफिनेशंस देखेंगे, लेकिन बाद में हमें सीक्वेंस में स्ट्रिंग, लिस्ट और टपल और डिक्शनरी को हमें काफ़ी डिटेल में 11th क्लास के सिलेबस में देखना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं इंटीजर। तो इंटीजर हम सभी जानते हैं। तो इंटीजर में क्या होता है, फ्रैक्शनल पार्ट नहीं होता है और इंटीजर पॉजिटिव भी हो सकते हैं या नेगेटिव भी हो सकते हैं। इंटीजर में ही हम ऑक्टल नंबर और हेक्साडेसिमल नंबर को भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो मैं पाइथन का आइडियली ओपन कर लेता हूँ और उसमें हम लोग साथ साथ करते जाएंगे। तो मान लीजिए अगर मैं कोई वेरिएबल लेता हूँ एक्स और मान लीजिए मैं उसमें 100 वैल्यू असाइन करता हूँ, तो ये हमारा जो है एक इंटीजर टाइप का है। इसी तरीके से जब मैं प्रिंट एक्स करूँगा तो वो हमारी 100 वैल्यू प्रिंट कर देगा। इसी तरीके से जब हमें किसी ऑक्टल वैल्यू को रिप्रेजेंट करना होता है तो उसके आगे हम जीरो ओ लिख देते हैं। जैसे ही हम किसी वैल्यू के आगे जीरो और ओ लिखते हैं, मान लीजिए मैं लिखता हूँ जीरो और स्मॉल ओ, और मान लीजिए मैं जो हमारे नंबर है 5050 डेसिमल में, उसकी मैंने यहाँ पे ऑक्टल वैल्यू लिख रहा हूँ जीरो ओ और उसके बाद 62। तो जीरो ओ हम उसमें अपेंड करते हैं। इससे पाइथन को पता चलता है कि ये एक ऑक्टल वैल्यू है। तो एक्स में हमने वैल्यू डाल दी। अब हम करते हैं प्रिंट एक्स। तो प्रिंट क्या करेगा, 50। उसने 50 उसकी जो डेसिमल वैल्यू थी वो प्रिंट कर दी। इसी तरीके से जब हम हेक्साडेसिमल वैल्यू को रिप्रेजेंट करते हैं तो उसके लिए हम जीरो और एक्स उसमें अपेंड करते हैं। तो मान लीजिए एक्स हमारा कोई वेरिएबल का नाम है और यहाँ पे इसके आगे हमने जीरो एक्स अपेंड कर दिया और 50 ही मान लीजिए हम अभी भी ले रहे हैं और उसकी मैं यहाँ पे हेक्साडेसिमल वैल्यू यहाँ पे लिख रहा हूँ। और फिर जब हम इसको प्रिंट एक्स करते हैं तो हमें क्या प्रिंट होगा, 50 उसने प्रिंट कर दिया। तो अब हमने देखा था कि नंबर के यहाँ पे नंबर इंटीजर हो सकता है, इंटीजर हमने देख लिया, कॉम्प्लेक्स हो सकता है और फ्लोट हो सकता है। तो फ्लोट मतलब ऐसे इंटीजर्स, ऐसे नंबर्स जिसमें फ्रैक्शनल पार्ट आता है, मीन्स डेसिमल के बाद भी कोई ना कोई पार्ट आता है। तो जैसे अगर हम लिखें x इजिकल टू 3.14, तो ये हमारा एक, मान लीजिए 31.4, तो ये हमारा एक फ्लोट नंबर हो गया। इसको हम प्रिंट करते हैं x, सॉरी मैंने z लिख दिया, यहाँ पे इसको हम प्रिंट करते हैं x। तो ये हमारा उस फ्लोट की वैल्यू प्रिंट कर देगा। इसने प्रिंट कर दिया 31.4। तो ये हमारा इंटीजर हो गया, फ्लोट हो गया। कॉम्प्लेक्स नंबर आप सभी लोगों ने मैथ में पढ़ा होगा। तो कॉम्प्लेक्स नंबर में हम पाइथन में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो एक्स प्लस वाई जे के फॉर्म में। तो यहाँ पे जो इमेजिनरी पार्ट है वो वाई है और जो रियल पार्ट है वो एक्स है। तो मान लीजिए अगर हमें कोई कॉम्प्लेक्स नंबर रिप्रेजेंट करना है, मान लीजिए हम उसको एक्स से ही डिनोट कर रहे हैं और मान लीजिए हम इसको वो रिप्रेजेंट करते हैं 5 + 6 जे से। तो यहाँ पे जो हमारा इमेजिनरी पार्ट है वो है 6 और जो रियल पार्ट है वो है 5। तो इस तरीके से हम यहाँ पे इसको कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ पे ये कॉम्प्लेक्स नंबर हमारा प्रिंट हो गया। तो इस तरीके से हम इंटीजर, जो हमारा जो नंबर डेटा टाइप है उसमें हम इंटीजर, कॉम्प्लेक्स और फ्लोट को रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद जो हमारा अगला डेटा टाइप है वो है बूलियन।
बूलियन में केवल दो वैल्यूज आती हैं, या तो ट्रू या फॉल्स। अब हम देखते हैं स्ट्रिंग डेटा टाइप। स्ट्रिंग डेटा टाइप हमने पहले भी देखा। तो स्ट्रिंग डेटा टाइप में हम जो कैरेक्टर्स का एक सीक्वेंस होता है, मीन्स हम उसमें कोई भी कैरेक्टर डाल सकते हैं। तो कैरेक्टर्स के एक सीक्वेंस को हम स्ट्रिंग बोलते हैं। कोई भी टेक्स्ट हो सकता है, वो भी सब स्ट्रिंग होगी। तो स्ट्रिंग सिंगल लाइन भी हो सकती है और मल्टी लाइन भी हो सकती है। स्ट्रिंग को हम रिप्रेजेंट करने के लिए कोट्स का यूज करते हैं। तो अगर सिंगल लाइन स्ट्रिंग होती है, वो एक लाइन में ही टर्मिनेट हो जाती है, मीन्स वो एक लाइन में ही खत्म हो जाती है। लेकिन मल्टी लाइन स्ट्रिंग कई लाइन में स्प्रेड होती है। तो सिंगल लाइन स्ट्रिंग का अगर हम एग्जांपल देखें, तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ सिंगल लाइन। तो इसको हमने कोट्स में लिखा, तो ये क्या है, हमारी सिंगल लाइन स्ट्रिंग है। और मल्टी लाइन स्ट्रिंग, उसको हम ट्रिपल कोट्स से रिप्रेजेंट करते हैं। तो दिस इज अ मल्टी लाइन स्ट्रिंग। ये 3 लाइन में हमने इसको रिप्रेजेंट किया, तो ये एक मल्टी लाइन स्ट्रिंग है। अब हम देखते हैं, अभी जब हम 11th में आगे डिटेल में स्ट्रिंग डेटा टाइप को काफ़ी डिटेल में पढ़ेंगे। अब हम देखते हैं लिस्ट डेटा टाइप। तो अभी जैसे हमने देखा, नंबर देखा, हमने स्ट्रिंग देखा। तो लिस्ट क्या होता है, एक सीक्वेंस ऑफ वैल्यूज होता है। तो इसमें नंबर भी आ सकता है, स्ट्रिंग भी आ सकता है। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं इस तरीके से, जहाँ पे एक स्क्वायर ब्रैकेट होता है और उसके अंदर वैल्यूज होती हैं। तो ये वैल्यूज इंटीजर भी हो सकती हैं, फ्लोट भी हो सकती हैं, स्ट्रिंग भी हो सकती हैं, लिस्ट भी हो सकता है। तो इस तरीके से हम लिस्ट को रिप्रेजेंट करते हैं। और लिस्ट क्या होता है, एक सीक्वेंस ऑफ वैल्यूज। वैल्यूज इन द लिस्ट आर एलिमेंट्स आइटम। तो लिस्ट के अंदर जो आइटम होते हैं, उनको हम एलिमेंट या आइटम बोलते हैं। जो भी वैल्यूज इसके अंदर आएंगी, उनको हम एलिमेंट बोलेंगे या आइटम बोलेंगे। और जो लिस्ट होती है, वो म्यूटेबल होती है। म्यूटेबल हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन अभी मैं बता देता हूँ कि म्यूटेबल ऐसे डेटा टाइप्स या ऐसे डेटा ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनको हम चेंज कर सकते हैं। और ये क्या होते हैं, इंडेक्स होते हैं। इंडेक्स्ड होते हैं या ऑर्डर्ड होते हैं। तो यहाँ पे जो भी एलिमेंट आते हैं, जो भी यहाँ पे वैल्यूज आती हैं, उन सबको हम एक इंडेक्स नंबर असाइन करते हैं। लिस्ट इज इंक्लोज्ड इन स्क्वायर ब्रैकेट। तो ये एक स्क्वायर ब्रैकेट से हम लिस्ट को रिप्रेजेंट करते हैं। लिस्ट भी हमें काफ़ी डिटेल में देखनी है अभी आगे। अब हम देखते हैं टपल डेटा टाइप। तो टपल डेटा टाइप क्या होता है, जैसे हमने लिस्ट देखा, लिस्ट क्या था, एक सीक्वेंस ऑफ वैल्यूज। तो टपल भी क्या होता है, एक सीक्वेंस ऑफ वैल्यूज होती हैं। लेकिन दोनों में अंतर क्या है, लिस्ट हमने देखा म्यूटेबल थी, और टपल क्या होती है, इम्यूटेबल होती है। लिस्ट को हम रिप्रेजेंट करते हैं स्क्वायर ब्रैकेट से, और टपल को हम रिप्रेजेंट करते हैं पैरेंथेसिस से। तो यहाँ पे दोनों चीज़ें क्या है, लिस्ट और टपल दोनों में एक सीक्वेंस ऑफ वैल्यूज है। लेकिन टपल जो है हमारी, वो इम्यूटेबल है। इम्यूटेबल मतलब इस डेटा ऑब्जेक्ट को हम चेंज नहीं कर सकते। अब हम देखते हैं डिक्शनरी डेटा टाइप। डिक्शनरी डेटा टाइप में जो सारी वैल्यूज होती हैं, जो भी आइटम्स होते हैं, वो की वैल्यू पेयर के फॉर्म में होती हैं। और डिक्शनरी को हम रिप्रेजेंट करते हैं करली ब्रैकेट से। तो यहाँ पे जैसे अगर हम इस टाइप से लिखते हैं करली ब्रैकेट, वहाँ पे नेम कॉलन प्रशांत। तो यहाँ पे नेम क्या है, की, और वैल्यू क्या है, प्रशांत। इस तरीके से डिक्शनरी में जितने सारे आइटम्स होते हैं, हम उसको की और वैल्यू पेयर के फॉर्म में लिखते हैं। और की और वैल्यू को सेपरेट हम कैसे करते हैं, कॉलन के थ्रू। जैसे यहाँ पे कॉलन साइन बीच में आया, तो उसके थ्रू हम वैल्यूज को सेपरेट करते हैं। और डिक्शनरी में हम कौन सा ब्रैकेट यूज करते हैं, डिक्शनरी में हम यूज करते हैं करली ब्रैकेट। अब हम देखते हैं एक स्पेशल डेटा टाइप नन। नन जो एक स्पेशल डेटा टाइप है, इसका जो मीनिंग होता है कि वहाँ पे कोई भी वैल्यू नहीं है। तो या द नन कीवर्ड इज यूज टू डिफाइन अ नल वैल्यू और नो वैल्यू एट ऑल। तो इसका मतलब वहाँ की वैल्यू जो है वो एब्सेंट है। इस तरीके से अभी हमने जो सारे डेटा टाइप्स थे, उनकी डेफिनेशन देख ली। लेकिन अभी हमें आगे सीक्वेंस के तीनों डेटा टाइप्स और डिक्शनरी काफ़ी डिटेल में देखते हैं। अब देखते हैं पाइथन में इनपुट और आउटपुट कैसे लेते हैं। तो इनपुट के लिए पाइथन में एक इनपुट फंक्शन है। अभी तक हमने इसका यूज नहीं किया, अभी हम इसका यूज करते हैं। और आउटपुट के लिए प्रिंट फंक्शन, प्रिंट फंक्शन का हमने अभी तक काफ़ी यूज किया है। तो इनपुट के लिए हम इनपुट फंक्शन का यूज करते हैं। तो इनपुट फंक्शन की हेल्प से हम यूजर के थ्रू कोई इनपुट लेते हैं। तो मान लीजिए हमें यूजर से कोई एक नंबर इनपुट लेना है, और फिर हमें उसको डिस्प्ले करना है कि यूजर ने क्या इनपुट किया। तो इस काम के लिए हम इनपुट फंक्शन का यूज करेंगे, और डिस्प्ले करने के लिए हम प्रिंट फंक्शन का यूज करेंगे। मान लीजिए पाइथन आईडीएली मेरा ओपन है, तो मैं इसमें एक नम नाम का वेरिएबल लेता हूँ। और ये हमारा इनपुट फंक्शन है। इसके अंदर हम जो भी मैसेज देते हैं, वो यूजर को डिस्प्ले होता है।
मान लीजिए मैं उसको मैसेज दे रहा हूँ इंटर अ नंबर, तो ये हमने मैसेज दिया। जो हमारा इनपुट फंक्शन होता है वो हमेशा स्ट्रिंग इनपुट लेता है। तो यहाँ पे अगर यूज़र कुछ भी देगा तो वो स्ट्रिंग टाइप में रिटर्न करेगा। तो इसको हमें इंटीजर में कन्वर्ट करने के लिए, क्योंकि हम नंबर ले रहे हैं, तो इसको INT इसके आगे लिख देंगे और इसको ब्रैकेट में इनक्लोज कर देंगे। तो अब मान लीजिए हम इसको इंटर करते हैं, तो मैसेज आया इंटर अ नंबर। नंबर मान लीजिए मैंने इंटर किया भाई, मान लीजिए भाई मैंने इनपुट किया। अब मैं प्रिंट करता हूँ, प्रिंट। प्रिंट के अंदर अगर हम लोग स्ट्रिंग में, इसमें कोट्स में कुछ भी लिख देते हैं तो वो हमें एज इट इज शो होता है। इंटर नंबर इज, मान लीजिए इतना मैंने कोट्स में लिखा, फिर कॉमा नम। नम हमने क्या किया था, नम अभी हमने यूजर से इनपुट कराया है। तो पहले हमने यूजर से इनपुट कराया एक नंबर, अब हम उसको वापस डिस्प्ले कर रहे हैं। तो डिस्प्ले करने के लिए हमने पहले तो स्ट्रिंग में लिख दिया इंटर नंबर इज, और उसको स्ट्रिंग को हमने यहाँ पे बंद कर दिया, कॉमा NUM। नम क्या है, ये वेरिएबल है हमारा, उसको हम यहाँ पे शो कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम इंटर करेंगे तो क्या आ गया, इंटर नंबर इज 5। तो यूजर ने जो भी नंबर इनपुट किया था वो हमें दिख गया। तो इसी तरीके से मान लीजिए हमें यूजर ने कोई नंबर इनपुट करता है और हमें उसका स्क्वायर निकालना है, तो हम कैसे कर सकते हैं, मान लीजिए नम तरीके से हम इंट इनपुट। अब हम यहाँ पे इनपुट में मैसेज देंगे इंटर अ नंबर। हमने यहाँ पे एक मैसेज दिया कि यूजर नंबर इनपुट करे। अब तो यूजर ने मान लीजिए इनपुट किया 6। अब हम क्या करेंगे, अब हम मान लीजिए एक वेरिएबल लेते हैं नम अंडरस्कोर स्क्वायर। ये एक हमने वेरिएबल लिया, तो ये वेरिएबल का नाम है, और इसमें हमने क्या वैल्यू स्टोर कर दी, नम इंटू नम। तो ये स्टार क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन का साइन होता है। तो यहाँ पे हमने नम इंटू नम मीन्स नम स्क्वायर हमने नम अंडरस्कोर स्क्वायर वेरिएबल में सेव कर दिया। अब हम प्रिंट कर देते हैं, प्रिंट द स्क्वायर इज कॉमा नम अंडरस्कोर। यहाँ पे हमने इसको प्रिंट कर रहे हैं, हम देखते हैं इंटर करने पे हमें क्या आउटपुट दिखेगा। द स्क्वायर इज 36। तो उसने उसका स्क्वायर कैलकुलेट कर दिया। तो यहाँ पे हमने देखा कि इनपुट करने के लिए हम इनपुट फंक्शन में यूज करते हैं, लेकिन अगर हम इंटीजर इनपुट कर रहे हैं तो उसके आगे हम इंटीजर फंक्शन से उसको टाइप कास्ट कर देते हैं, उसको चेंज कर देते हैं, तो हमें वैल्यू इंटीजर मिल जाती है। तो यहाँ पे हमने उसको इंटीजर करके उसको इंटीजर वैल्यू में कन्वर्ट कर दिया। तो हमने इंटीजर वैल्यू इनपुट की, फिर हमने उसका क्या किया, स्क्वायर हमने कैलकुलेट किया, और फिर प्रिंट फंक्शन की हेल्प से हमने स्क्वायर प्रिंट किया। तो प्रिंट फंक्शन में जब हम स्ट्रिंग से कुछ लिख देते हैं तो पहले तो वो प्रिंट हो जाता है, फिर कॉमा करके अगर हमें वैल्यू देनी है तो वो प्रिंट हो जाती है। तो इस तरीके से हम इनपुट और प्रिंट फंक्शन का यूज करते हैं इनपुट और आउटपुट के लिए। तो ये दोनों एग्जाम्पल मैंने अभी करके दिखाए। अब हम देखते हैं कुछ थ्योरी पार्ट देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं सोर्स कोड। तो जब भी हम कोई प्रोग्राम लिखते हैं तो उसके कोड को ही हम सोर्स कोड बोलते हैं। द प्रोग्राम कोड रिटन इन असेंबली और हाई लेवल लैंग्वेज इज कॉल्ड सोर्स कोड। तो अभी हम देखेंगे असेंबली और हाई लेवल लैंग्वेज होते क्या हैं। तो कंप्यूटर जो होते हैं वो मेनली जो बाइनरी लैंग्वेज समझते हैं, जो कि किस फॉर्म में होती है, 0 और 1 की। लेकिन हम लोग जो प्रोग्रामर होते हैं उनको 0 और 1 में कोडिंग उतनी अच्छे तरीके से हम लोग कर नहीं सकते, तो वो काफ़ी डिफिकल्ट है। क्योंकि तो इसीलिए जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस डेवलप की गई ताकि हमें कोडिंग जो है बाइनरी लैंग्वेज में ना करनी पड़े। तो इसके लिए दो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को हम मेनली दो टाइप में बांटते हैं, एक तो लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और दूसरी हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो जो लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैं वो मोस्टली मशीन डिपेंडेंट हैं। मशीन डिपेंडेंट मतलब कि हम उनको अगर एक कंप्यूटर पे चलाते हैं तो वो एक कंप्यूटर पे एग्जीक्यूट हो जाती हैं, तो दूसरे कंप्यूटर पे हमें चेंज करना पड़ता है, हमें वो कोड एज इट इज वर्क नहीं करेगा वहाँ पे। तो लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आर मशीन डिपेंडेंट लैंग्वेज एंड इंक्लूड मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज। तो इसमें कौन कौन से दो पार्ट आते हैं, मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज। हम देखते हैं मशीन लैंग्वेज क्या होता है। मशीन लैंग्वेज ऐसी लैंग्वेज होती है जो कि कंप्यूटर डायरेक्टली समझता है। मशीन लैंग्वेज 0 और 1 के फॉर्म में होती है, और
मशीन लैंग्वेज क्योंकि 0 और 1 के फॉर्म में होती है, तो इसको लिखना, मशीन लैंग्वेज में कोड लिखना और उसमें कोई एरर फाइंड करना काफ़ी डिफिकल्ट होता है। अब देखते हैं असेंबली लैंग्वेज। तो मशीन लैंग्वेज में कोड लिखना काफ़ी डिफिकल्ट था, तो इसीलिए उसके बाद असेंबली लैंग्वेज आई। असेंबली लैंग्वेज में कुछ सिंबल्स और इंग्लिश लाइक वर्ड्स होते हैं जिनकी हेल्प से हम उसमें कोड करते हैं। लेकिन इसमें भी क्या दिक्कत है, इसमें भी जो हम कोड लिखते हैं वो कंप्यूटर स्पेसिफिक होता है। मीन्स द कोड रिटन ऑन वन टाइप ऑफ सीपीयू कैन नॉट बी यूज्ड ऑन अनदर टाइप ऑफ सीपीयू। तो इसमें हम एक सीपीयू के टाइप पे जो कोड लिख रहे हैं वो दूसरे सीपीयू पे काम नहीं करेगा। तो इस तरीके से इसमें भी असेंबली लैंग्वेज में ये दिक्कत थी। तो इसको हमें असेंबली लैंग्वेज में जो हम कोड लिखते हैं उसको मशीन लैंग्वेज, क्योंकि मशीन लैंग्वेज ही कंप्यूटर समझता है, तो उसको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए हमें एक ट्रांसलेटर की ज़रूरत पड़ती है जो कि असेंबली लैंग्वेज में लिखे कोड को हमारे मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करे, और इस ट्रांसलेटर को हम बोलते हैं असेंबलर। अब हम देखते हैं हाई लेवल लैंग्वेज। तो हाई लेवल लैंग्वेज आजकल की जितनी मॉडर्न लैंग्वेजेस हैं वो सारी हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं। हाई लेवल लैंग्वेजेस मशीन इंडिपेंडेंट होती हैं, मीन्स इनके कोड को हम अलग अलग सीपीयू पे रन कर सकते हैं, और ये सिंपलर होती हैं राइटिंग के लिए। इसमें जो होते हैं हम इंग्लिश लाइक सेंटेंसेस यूज करते हैं और उनको हम सोर्स कोड में लिखते हैं और उनको किसी हम ट्रांसलेटर की हेल्प से उनको मशीन कोड में कन्वर्ट करते हैं। क्योंकि किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम कोई भी कोड लिखें उसको फाइनली मशीन को समझने के लिए उसको मशीन कोड में कन्वर्ट करना ही पड़ेगा। तो हाई लेवल लैंग्वेजेस में हम इंग्लिश लाइक सेंटेंसेस से कोड लिखते हैं, लेकिन उनको कन्वर्ट करने के लिए हम कन्वर्टर का यूज करते हैं। तो इसमें दो तरीके के ट्रांसलेटर हो सकते हैं। These languages are not directly understood by the computer and thus translator are needed to translate high level language code into machine language। तो इसके कुछ एग्जांपल हो गए सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन, ये हाई लेवल लैंग्वेजेस के एग्जांपल हो गए। अब देखते हैं लैंग्वेज ट्रांसलेटर। तो अभी हमने देखा कि लैंग्वेज ट्रांसलेटर की हमें ज़रूरत पड़ती है। असेंबली लैंग्वेज में हमने देखा था असेंबलर की ज़रूरत पड़ रही थी। तो असेंबलर क्या होता है, जो कोड हमारा असेंबली लैंग्वेज में होता है उसको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए हमें असेंबलर की ज़रूरत पड़ती है। हम देखते हैं कंपाइलर। तो हाई लेवल लैंग्वेज को हमें कन्वर्ट करने के लिए कंपाइलर और इंटरप्रेटर की जरूरत पड़ती है। कंपाइलर और इंटरप्रेटर दोनों का काम क्या है, सोर्स कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट करना। द कंपाइलर कन्वर्ट्स द सोर्स कोड इनटू मशीन कोड। इफ द कोड फॉलोज ऑल सिंटैक्टिक रूल ऑफ द लैंग्वेज देन इट इज एग्जीक्यूटेड बाय द कंप्यूटर। तो अगर हम जो कोड लिखते हैं तो जो सारे ग्रामर के रूल फॉलो कर रहा है उस लैंग्वेज के, तो उसमें कोई एरर नहीं है, तो कंपाइलर क्या करेगा, उसको मशीन कोड में कन्वर्ट करेगा और फिर उस मशीन कोड को कंपाइलर उसको पहले उसमें एक एग्जीक्यूटेबल कोड बनाएगा और उस कोड को एग्जीक्यूट करेगा। इंटरप्रेटर क्या करता है, कंपाइलर क्या करता है, सारे कोड को एक बार में ही कन्वर्ट कर देता है। इंटरप्रेटर भी क्या करता है, हमारे सोर्स कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट करता है। लेकिन दोनों में अंतर क्या है, ये लाइन बाय लाइन करता है। यहाँ पे क्या हो रहा था, सारा सोर्स कोड एक बार में ट्रांसलेट हो जा रहा था, लेकिन यहाँ पे कोड जो सोर्स कोड होता है वो लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट होता है। तो इंटरप्रेटर टेक्स वन लाइन, कन्वर्ट इट्स इनटू एग्जीक्यूटेबल कोड इफ द लाइन इज सिंटैक्टिकली करेक्ट। तो अगर लाइन में कोई एरर नहीं है तो उसको वो एक बार में ही एग्जीक्यूटेबल कोड में कन्वर्ट कर देगा। तो ये हमारा कंपाइलर और इंटरप्रेटर में मेन अंतर है। अब हम देखते हैं डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग, अगर हम रियल लाइफ का एग्जांपल लें तो हमें बहुत सारे केसेस में हमें कोई ना कोई डिसीजन लेना होता है। जैसे मान लीजिए अगर हम रियल लाइफ का एग्जांपल लें तो हमें मान लीजिए 12th में 10th क्लास के बाद हमें डिसाइड करना होता है कि हमें साइंस स्ट्रीम चाहिए या हमें कॉमर्स स्ट्रीम चाहिए। तो मान लीजिए अगर कोई क्राइटेरिया है कि अगर मार्क्स 60% से ज़्यादा हैं तो उसको साइंस स्ट्रीम मिल सकती है, लेकिन अगर 60 से कम है तो उसको कॉमर्स स्ट्रीम मिलेगी। तो मान लीजिए ये एक डिसीजन मेकिंग का एग्जांपल हुआ कि अगर मार्क्स इस कंडीशन से ज़्यादा है, मीन्स 60% से ज़्यादा है, तो साइंस साइड मिलेगी। तो ये एक डिसीजन मेकिंग हुई कि अगर ये क्राइटेरिया होगा तो ऐसा होगा। तो ये सारे डिसीजन हम रियल लाइफ में लेते हैं और इन डिसीजंस को हम प्रोग्रामिंग में शो करने के लिए हम इसमें कंडीशनल स्टेटमेंट्स का यूज करते हैं। तो पाइथन में कंडीशनल स्टेटमेंट्स जो हम यूज करेंगे, इफ स्टेटमेंट, इफ एल्स स्टेटमेंट और एलिफ स्टेटमेंट। इन स्टेटमेंट को हम देखेंगे कि कैसे हम इसके थ्रू कंडीशनल स्टेटमेंट या डिसीजन मेकिंग हम इनके थ्रू कर सकते हैं। तो पहले हम देख लेते हैं ब्लॉक ऑफ कोड। तो जब कोई कंडीशन मेट होती है पाइथन में
और उसकी वजह से कई सारे हमें सेट ऑफ लाइंस को एक साथ एग्जीक्यूट करना होता है, तो उसको हम एक ब्लॉक में बाइंड कर देते हैं, उसको एक ब्लॉक बना देते हैं, और ताकि वो एक साथ एग्जीक्यूट हो। अ ब्लॉक ऑफ कोड इज अ सेट ऑफ स्टेटमेंट दैट आर इंटेंडेड टू एग्जीक्यूट व्हेन सर्टेन कंडीशन इज सेटिस्फाइड। तो ब्लॉक ऑफ कोड ऐसा ब्लॉक ऑफ कोड ऐसे सेट ऑफ स्टेटमेंट होते हैं जो किसी कंडीशन के मिट होने पे उनको एग्जीक्यूट किया जाता है। इन पाइथन अ ब्लॉक ऑफ कोड इज इम्प्लीमेंटेड यूजिंग इंडेंटेशन। तो इंडेंटेशन की हेल्प से हम पाइथन में ब्लॉक ऑफ कोड डिफाइन करते हैं। अभी हम देखेंगे इसमें ब्लॉक ऑफ कोड, अभी डिटेल में हम देखेंगे। तो अगर हम इंडेंटेशन की मीनिंग सिंपल इंग्लिश उसमें देखें, तो इंडेंटेशन की मीनिंग होती है स्पेस एट द बिगिनिंग ऑफ ए रिटन लाइन और पैराग्राफ। तो अगर हम किसी लाइन के पहले जो स्पेस देते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, इंडेंटेशन। अब हम देख लेते हैं इंडेंटेशन हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या होता है। इंडेंटेशन रिफर्स टू स्पेसेस एट बिगिनिंग ऑफ ए कोड लाइन। तो हम किसी भी कोड लाइन के आगे, हमारा कोई प्रोग्रामिंग कोड है उसके आगे अगर हम स्पेसेस देते हैं तो उसको हम इंडेंटेशन बोलते हैं। पाइथन यूजेज इंडेंटेशन टू इंडिकेट अ ब्लॉक ऑफ कोड। यहाँ पे हमने देखा था ब्लॉक ऑफ कोड, ब्लॉक ऑफ कोड को इंडिकेट करने के लिए पाइथन क्या करता है, इंडेंटेशन का यूज करता है। द नंबर ऑफ स्पेसेस कैन बी वन और मोर। तो इंडेंटेशन में हम या तो एक स्पेस दे सकते हैं या मल्टीपल स्पेस भी दे सकते हैं। लेकिन अगर हम एक स्पेस दे रहे हैं तो उस ब्लॉक ऑफ कोड में हमें सारी लाइंस के लिए एक स्पेस ही यूज करना होगा। लेकिन अगर हम अलग अलग स्पेस यूज कर रहे हैं अलग अलग लाइंस के लिए तो एरर आएगी। यहाँ पे देख लेते हैं इफ स्टेटमेंट। तो इफ स्टेटमेंट क्या करता है कि इट डिसाइड्स वेदर सर्टेन स्टेटमेंट नीड टू बी एग्जीक्यूटेड और नॉट बेस्ड ऑन सर्टेन कंडीशन। तो डिसाइड करता है कि किसी कंडीशन के बेसिस पे हमें कुछ स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करना है कि नहीं करना है। अगर कंडीशन ट्रू होती है तो सारे स्टेटमेंट उसके एग्जीक्यूट हो जाते हैं। अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो उसके ब्लॉक के स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होते। तो यहाँ पे इसका जो सिंटेक्स होता है, सबसे पहले इफ, उसके बाद ये पैरेंथेसिस के अंदर हम लोग एक टेस्टिंग कंडीशन देते हैं। तो ये टेस्ट की कंडीशन अगर ट्रू होती है तो उसके अंदर के सारे स्टेटमेंट हमारे, उसको हम क्या बोलते हैं, ब्लॉक बोलते हैं, ब्लॉक ऑफ कोड बोलते हैं। तो उसका ब्लॉक जो होता है वो एग्जीक्यूट हो जाता है। अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है तो ये जो इसका ब्लॉक होता है इसके स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होते। तो यहाँ पे इफ है, उसके आगे यहाँ पे एक कंडीशन है, कंडीशन के बाद ये पैरेंथेसिस बंद हो रहा है और उसके बाद कॉलन लगा है। कॉलन जब भी पाइथन में किसी चीज किसी स्टेटमेंट के आगे लगाते हैं तो मीन्स उसके आगे कॉलन के बाद जो भी हमारे स्टेटमेंट आएंगे और उनके आगे हमने इंडेंटेशन दिया हुआ है। इंडेंटेशन मतलब यहाँ पे देखिए मैंने कुछ स्पेसेस दिए हुए हैं। इफ यहाँ से स्टार्ट है लेकिन स्टेटमेंट वन यहाँ से स्टार्ट है, तो यहाँ पे हमने स्पेसेस दिए हुए हैं। तो ये सारे स्पेसेस की वजह से मतलब हमने इनको इंडेंट किया हुआ है। तो इंडेंट किया हुआ है मतलब हमने इसको यहाँ पे स्पेसेस दिए हैं और उसकी वजह से ये पूरा क्या हो गया, इफ का ब्लॉक बन गया। तो कॉलन क्या शो करता है, अगर हम किसी स्टेटमेंट के आगे कॉलन लिख दें तो कॉलन का मतलब उसके आगे जितने भी स्टेटमेंट जो कि इंडेंटेड हैं वो सारे इसके ब्लॉक हैं। तो अगर इफ की कंडीशन ट्रू होगी तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगे, अगर इफ की कंडीशन ट्रू फॉल्स होगी तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होंगे। ये हमारी हो गई टेस्टिंग कंडीशन और इसको हम बोलते हैं बॉडी। इफ की ये पूरी बॉडी हो गई। इफ की बॉडी में जो स्टेटमेंट है अगर कंडीशन सही है तो वो एग्जीक्यूट होंगे, अगर कंडीशन सही नहीं है तो एग्जीक्यूट नहीं होंगे। तो अगर हम इसकी कंडीशन का एग्जांपल लें, यहाँ कोई भी बूलियन एक्सप्रेशन हो सकती है। अगर हम केवल न्यूमेरिक वैल्यूज की बात करें तो जो हमारी नॉन जितने भी, अगर हम केवल न्यूमेरिक वैल्यू की बात करें तो कोई भी नॉन जीरो वैल्यू जो होती है वो ट्रू होती है और जीरो जो होता है फॉल्स होता है। तो अगर एग्जांपल लें 2+3 - 7, अगर यहाँ पे हम कंडीशन लिख दें 2+3 - 7 तो ये क्या हो जाएगा, 2+3 5, 5 - 7 तो -2। तो -2 क्या हुआ, एनी नॉन जीरो वैल्यू इज ट्रू। तो -2 क्या हुआ, ट्रू हुआ। तो जैसे ही कंडीशन ये ट्रू होती है तो इसके स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगे। अगर ट्रू नहीं होगा मीन्स यहाँ पे अगर जीरो है, मीन्स अगर हम 5 × 0 कर दें यहाँ पे तो कंडीशन फॉल्स है तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होंगे। अब हम देखते हैं फ्लो चार्ट ऑफ इफ स्टेटमेंट। सबसे पहले हम इसका एक प्रोग्राम चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे num = 10, हमने नंबर को 10 वैल्यू असाइन की। फिर हम चेक करना है इफ num इज लेस देन 20।
यहाँ पे हमने इफ स्टेटमेंट लगाया, इफ के बाद ब्रैकेट स्टार्ट किया और नम यहाँ पे हमने डिफाइन किया, नम इज लेस देन 20, हमने पैरेंथेसिस बंद किया और यहाँ पे हमने कॉलन लगाया। कॉलन का मतलब यहाँ पे जितने भी अगले स्टेटमेंट इंडेंटेड आएंगे वो सारे इफ के ब्लॉक के अंदर आएंगे। तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट इंडेंटेड है और ये स्टेटमेंट को भी हमने इंडेंट किया हुआ है, तो ये दोनों क्या हो गए, इफ के ब्लॉक में आ गए। तो अगर नम जो है वो 20 से लेस है तो इसका मतलब क्या हुआ, प्रिंट करना है स्टेटमेंट 1 इनसाइड इफ ब्लॉक, स्टेटमेंट 2 इनसाइड इफ ब्लॉक। फिर इसके बाद अगर हम देखते हैं ये जो प्रिंट स्टेटमेंट है ये इंडेंटेशन में नहीं है, तो ये क्या होगा, ये तो एग्जीक्यूट होगा ही होगा, लेकिन ये कब एग्जीक्यूट होंगे, जब ये कंडीशन ट्रू होगी। तो यहाँ पे इसको मान लीजिए हम एक फाइल बनाते हैं, इसको सिंपली ऐसे रन करके देख लेते हैं। num इज इक्वल टू 20। अब हम चेक करते हैं इफ num लेस देन 20, यहाँ पे कॉलन। अब कॉलन के मतलब यहाँ पे इंडेंटेशन स्टार्ट होगा। प्रिंट, मान लीजिए मैं केवल स्टेटमेंट 1 प्रिंट स्टेटमेंट 2 और मान लीजिए यहाँ पे हमें एंड करना है और यहाँ पे मान लीजिए फिर मैं एक प्रिंट स्टेटमेंट और देता हूँ, प्रिंट स्टेटमेंट 3। तो यहाँ पे ये जो हमारा प्रोग्राम है, इसी प्रोग्राम को हम क्या बोलते हैं, सोर्स कोड बोलते हैं, जो हमने देखा था अभी सोर्स कोड। प्रोग्राम को हम जब लिखते हैं तो प्रोग्राम को हम क्या बोलते हैं, सोर्स कोड। और प्रोग्राम को मशीन जब समझती है तो मशीन उसको कैसे कन्वर्ट करती है, पहले उसको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करती है। तो यहाँ पे हमने सोर्स कोड लिखा, अब मशीन इसको अंडरस्टैंड करने के लिए इसको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगी, और मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए पाइथन में हम किसको, इंटरप्रेटर का यूज करते हैं। तो इसको इंटरप्रेटर क्या करेगा, मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा और तब मशीन इसको समझ पाएगी। तो अभी हम इसको रन करते हैं, उससे पहले मुझे इसको सेव करना होगा। तो मान लीजिए मैं इसको 1.py नाम से सेव कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आया क्या, स्टेटमेंट 3, केवल स्टेटमेंट 3 प्रिंट हुआ। क्यों, क्योंकि हमने देखा नम इज इक्वल टू 20 था और यहाँ पे हमने चेक किया, अगर आया नम इज लेस देन 20, तो ये 20 नम क्या था, वो लेस देन 20 तो नहीं है, इसकी वजह से स्टेटमेंट 1 और 2 प्रिंट नहीं हुए। यहाँ पे देखिए क्या था, जो कंडीशन थी नम इज लेस देन 20, कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स हो गई। तो कंडीशन फॉल्स हो गई, इसकी वजह से जो इफ ब्लॉक के स्टेटमेंट थे 1 और 2 वो प्रिंट नहीं हुए। लेकिन ये जो स्टेटमेंट था ये इफ के ब्लॉक से बाहर था, इसलिए ये प्रिंट हो गया। तो मान लीजिए जब मैं यहाँ पे कंडीशन को चेंज कर देता हूँ, मैं नम को 10 कर देता हूँ, नम को 10 किया तो अभी नम 20 से लेस है। अब इसको हम रन करके देखते हैं। अभी क्या हुआ, स्टेटमेंट 1 2 3 तीनों एग्जीक्यूट हुए। क्यों, क्योंकि अभी ये कंडीशन ट्रू हो गई तो ये भी एग्जीक्यूट होगा, ये भी एग्जीक्यूट होगा, और ये क्योंकि इसके ब्लॉक से बाहर है तो ये तो एग्जीक्यूट होगा ही होगा। इस तरीके से इफ जो हमारा है, इफ स्टेटमेंट वर्क करता है। तो मान लीजिए इसी तरीके से एक वेरिएबल है पासिंग मार्क जिसको वैल्यू 33 असाइन की हुई है, और मान लीजिए माई अंडरस्कोर मार्क, इसको वैल्यू 73 दी है। तो हम चेक कर रहे हैं इफ माई मार्क्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू पासिंग मार्क। तो माई मार्क की वैल्यू क्या है, 73, और पासिंग मार्क की वैल्यू क्या है, 33। तो ये कंडीशन क्या हो रही है, ट्रू हो रही है। तो प्रिंट क्या करेगा, कांग्रेचुलेशंस यू क्वालिफाइड द एग्जाम। तो उस केस में ये मैसेज प्रिंट हो जाएगा। अब हम देखते हैं इफ एल्स स्टेटमेंट। इफ स्टेटमेंट में हमने देखा कि अगर कोई कंडीशन ट्रू हो रही थी तो उस केस में क्या करना है, ये हमें बताया जा रहा था। लेकिन रियल लाइफ में क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि अगर
हम रियल लाइफ का एग्जांपल लें कि अगर हमारे 60 से ज़्यादा परसेंटेज होंगे तो हम साइंस स्ट्रीम लेंगे, अगर 60 से कम होंगे तो हम कॉमर्स स्ट्रीम लेंगे। तो वहाँ पे क्या होता है रियल लाइफ में कि अगर ये कंडीशन फुलफिल हो रही है तो हम ऐसा करेंगे, अगर ये कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही है तो हम ऐसा करेंगे। लेकिन इफ स्टेटमेंट से केवल हमें क्या पता चल रहा था, अगर ये कंडीशन फुलफिल हो रही है तो हम क्या करेंगे। तो अगर हमें ऐसी कंडीशन चाहिए जिसमें हमें ये कंडीशन फुलफिल हो रही है तो हमें क्या करना है, और वो कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही है तो हमें क्या करना है, उस केस में हम इफ और एल्स का यूज करेंगे। तो if else statement are used to specify what to do when the test condition evaluates to true and what to do when test condition evaluates to false। इस केस में हम देखेंगे कि अगर वो कंडीशन ट्रू हो रही है तो हम उस केस में क्या करेंगे, और कंडीशन अगर फॉल्स हो रही है तो उस केस में क्या करेंगे। तो यहाँ पे हमने पिछले केस में देखा, जो एक हमारा इफ था, जैसे यहाँ पे मान लीजिए एग्जांपल से ही देखते हैं। तो नम में हमने क्या किया, 10 वैल्यू असाइन की, फिर नम को हमने कंपेयर किया 20 से कि नम इज ग्रेटर देन 20। फिर हमने उसका ब्लॉक बनाया इफ का कि नंबर इज ग्रेटर देन 20। फिर हमने उसके बाद एक एल्स स्टेटमेंट लगाया, फिर प्रिंट नंबर इज लेस देन 20। तो यहाँ पे क्या होगा, अगर इफ की कंडीशन ट्रू हो गई तो एल्स का जो ब्लॉक है ये एग्जीक्यूट नहीं होगा। लेकिन अगर इफ की कंडीशन फॉल्स हो गई तो बाय डिफॉल्ट एल्स का ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाएगा। इफ में हम क्या देख रहे थे, केवल जो इफ देख रहे थे कि वो कंडीशन ट्रू हो रही थी, अगर तो ठीक है, अगर नहीं ट्रू हो रही थी तो उसके बाद जो हमारे इंडेंटेड जो स्टेटमेंट नहीं थे वो एग्जीक्यूट हो जा रहे थे। लेकिन यहाँ पे क्या है, इफ की कंडीशन ट्रू होगी तो इफ के जो ब्लॉक में स्टेटमेंट्स हैं वो एग्जीक्यूट होंगे। लेकिन अगर इफ की कंडीशन फॉल्स होगी तो एल्स के ब्लॉक के स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगे। इफ कंडीशन इवेलुएट्स टू ट्रू, तो अगर कंडीशन ट्रू है, स्टेटमेंट इनसाइड द बॉडी ऑफ इफ आर एग्जीक्यूटेड। तो जैसे ही ट्रू हुआ तो इफ की बॉडी के स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगे, स्टेटमेंट इनसाइड द बॉडी ऑफ एल्स आर नॉट एग्जीक्यूटेड। तो अगर इफ की कंडीशन ट्रू है तो एल्स के स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होंगे। इफ कंडीशन इवेलुएट्स टू फॉल्स, अगर इफ की कंडीशन फॉल्स हो गई तो इस केस में क्या होगा, एल्स के स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगे। स्टेटमेंट इनसाइड द बॉडी ऑफ इफ आर नॉट एग्जीक्यूटेड, तो कंडीशन फॉल्स है तो इफ के स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होंगे। और क्या होगा, स्टेटमेंट इनसाइड द बॉडी ऑफ एल्स आर एग्जीक्यूटेड। तो जैसे इफ की कंडीशन गलत है तो इफ के स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होंगे, लेकिन एल्स के स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएंगे। तो यहाँ पे अगर हम फ्लो चार्ट से भी देखें कि टेस्ट एक्सप्रेशन, यहाँ पे हम टेस्ट कंडीशन जो है चेक कर रहे हैं, अगर ट्रू हो रहा है तो बॉडी ऑफ इफ एग्जीक्यूट हो रही है, लेकिन अगर कंडीशन फॉल्स हो रही है तो बॉडी ऑफ एल्स एग्जीक्यूट हो रही है। और इन दोनों के होने के बाद कोई भी कंडीशन होगी उसके बाद जो बाकी स्टेटमेंट्स हैं जो कि उनके ब्लॉक के बाहर हैं वो एग्जीक्यूट होंगे। तो यहाँ पे मान लीजिए हम एग्जांपल लें कि पासिंग मार्क क्या है 33 और माई मार्क्स क्या है 73, और मैं कंपेयर कर रहा हूँ इफ माई मार्क्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू पासिंग मार्क। जहाँ पे प्रिंट क्या हुआ, कंग्रेचुलेशंस और यू क्वालिफाइड द एग्जाम, एल्स प्रिंट बेटर लक नेक्स्ट टाइम। तो मीन्स अगर मेरे मार्क्स जो हैं वो पासिंग मार्क्स से ज़्यादा हैं तो प्रिंट हो जाए कांग्रेचुलेशंस यू क्वालिफाइड द एग्जाम। लेकिन अगर मेरे मार्क्स कम हैं पासिंग मार्क्स से तो प्रिंट हो बेटर लक नेक्स्ट टाइम। और इसके बाद ये स्टेटमेंट क्या है, ये इंडेंटेशन में नहीं है तो ये तो प्रिंट होगा ही होगा। तो स्टेटमेंट आफ्टर इफ एल्स। तो मान लीजिए इसको हम करके देखते हैं। पासिंग मार्क, ये मान लीजिए वेरिएबल का नाम है, इक्वल टू 33, और फिर माई मार्क्स, ये वेरिएबल का नाम है, और मान लीजिए मेरे मार्क्स जो हैं 73। अब फिर हम कंपेयर कर रहे हैं इफ माई अंडरस्कोर मार्क्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू पासिंग अंडरस्कोर मार्क
कॉलन के बाद प्रिंट करें, मान लीजिए केवल पास में प्रिंट करा रहा हूं, और अगर ऐसा नहीं है एल्स, तो यहाँ पे एल्स का कॉलन और प्रिंट कर दे फेल। तो यहाँ पे पासिंग अंडरस्कोर मार्क वो ये वेरिएबल हो गया, माई अंडरस्कोर मार्क्स वो ये वेरिएबल हो गया। हम दोनों को कंपेयर कर रहे हैं कि जो मेरे मार्क्स है माई अंडरस्कोर मार्क्स वो ग्रेटर देन या इक्वल है पासिंग मार्क्स से, तो प्रिंट कर दे पास, अगर ऐसा नहीं है तो प्रिंट कर दे फेल। अभी हम इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। यहाँ पे इस केस में क्या है, 73 है, 73 33 से ग्रेटर है तो कंडीशन ट्रू है, तो पास प्रिंट होना चाहिए, फेल प्रिंट नहीं होना चाहिए। और मान लीजिए इसके बाद मैं कोई एक ऐसा स्टेटमेंट दे रहा हूँ जो कि इंडेंटेशन में नहीं है। यहाँ पे मान लीजिए मैं प्रिंट कर रहा हूँ, मान लीजिए मैं यहाँ पे हेलो प्रिंट कर रहा हूँ। अब मैं एग्जीक्यूट करता हूँ तो क्या प्रिंट होना चाहिए, पास और हेलो, पास और हेलो प्रिंट हो गया। फेल प्रिंट नहीं हुआ क्योंकि ये कंडीशन एल्स वाली सेटिस्फाई नहीं हुई। अब मान लीजिए मैं पासिंग मार्क 33 रहने देता हूँ और माई मार्क को मैं 23 कर देता हूँ, तो ये जो कंडीशन होगी ये फेल हो जाएगी। क्यों, क्योंकि माई मार्क्स अभी क्या है, लेस हैं पासिंग मार्क्स हैं, तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। तो बाय डिफॉल्ट एल्स वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो अभी क्या प्रिंट होना चाहिए, फेल और हेलो। अभी मैं इसको रन करता हूँ, फेल और हेलो प्रिंट हो गया इस बार। इस तरीके से हमारा इफ एल्स वाले स्टेटमेंट काम करते हैं। इफ का ब्लॉक हमारा ये है और एल्स का ब्लॉक हमारा ये है, और ये हमारा इंडेंटेशन है, उसकी वजह से हम यहाँ पे स्पेस दे रहे हैं। तो ब्लॉक इंडेंटेशन की हेल्प से हम यहाँ पे ब्लॉक स्पेसिफाई करते हैं। एक ब्लॉक में कई सारे स्टेटमेंट भी हो सकते हैं। अभी हमने देखा था इनपुट और आउटपुट हमने देखा। तो मान लीजिए हम चाहते हैं कि जो माई मार्क्स हैं वो यूजर इनपुट करे, तो अभी मैंने 23 करके यहाँ पे लिख दिया, लेकिन मान लीजिए मैं चाहता हूँ कि यूजर्स इनपुट करे मार्क्स और उसके बाद ये प्रोग्राम अपने आप आउटपुट दे। तो यहाँ पे हम INT इनपुट इंटर योर मार्क्स, यहाँ पे हमने एक मैसेज दे दिया कि माई मार्क्स क्या है, वो यूजर इनपुट कर रहा है और फिर उसको कंपेयर कर रहे हैं। तो यहाँ पे पासिंग मार्क 33 है, लेकिन माई मार्क्स क्या है, हम यूजर से इनपुट करा रहे हैं। अब हम इसको रन करते हैं। यहाँ पे एक ब्रैकेट और लगेगा, हम इसको रन करा रहे हैं। इंटर योर मार्क्स, उसने मार्क्स पूछे, तो मैं मान लीजिए इस बार मार्क्स इनपुट करता हूँ 54। तो 54 33 जो पासिंग मार्क्स है उससे ज़्यादा है, तो प्रिंट हो गया पास हेलो। अब मैं इस प्रोग्राम को एक बार फिर से एग्जीक्यूट कराता हूँ। अब की मैं मार्क्स दे देता हूँ मान लीजिए 32, तो उसमें क्या प्रिंट हो गया, फेल और हेलो। तो इस तरीके से हम यूजर से इनपुट करा के प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अब देखते हैं इफ, एलिफ और एल्स स्टेटमेंट, ये क्या होते हैं। अभी हमने देखा पहले इफ, फिर हमने इफ एल्स देखा, लेकिन मान लीजिए हमें बहुत सारी कंडीशन एक साथ एग्जीक्यूट करानी है, बहुत सारी कंडीशन एक साथ चेक करनी है। अगर इसका हम कोई एग्जांपल लें, मान लीजिए कि 60 मार्क अगर यूजर के आते हैं, स्टूडेंट के आते हैं, तो उसको हमें प्रिंट कराना है कि उसकी ग्रेड ए है। अगर उसके मार्क्स जो होते हैं 50 से 60 के बीच में होते हैं, तो हमें प्रिंट कराना है उसकी ग्रेड बी है। मान लीजिए उसके मार्क्स 40 से 50 के बीच में होते हैं, तो उसकी ग्रेड सी है। और मान लीजिए उसके मार्क्स जो हैं वो 40 से कम है और तो उसकी ग्रेड डी है। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, हम चार कंडीशन चेक करा रहे हैं। अभी हमने देखा इफ में हम केवल इफ की कंडीशन चेक कराते थे, इफ एल्स में हम दो कंडीशन ले लेते थे कि अगर इफ ट्रू है तो एल्स वाली एग्जीक्यूट ना हो, लेकिन हमें बहुत सारी कंडीशन एक साथ चेक करनी है, तो हम इफ, एलिफ और एल्स का यूज करते हैं। तो हम सबसे पहले प्रोग्राम देखते हैं। मान लीजिए एक प्रोग्राम है, इसमें क्या है, हम यूजर से कॉस्ट इनपुट करा रहे हैं। तो कॉस्ट अगर 2000 से ज़्यादा है या इक्वल है, उसको 20% का डिस्काउंट देना है। कॉस्ट अगर 1500 से ज़्यादा है
या इक्वल है तो उसे 15% का डिस्काउंट देना है। यहाँ ये बात ध्यान रखनी होगी, तो अगर इफ की कंडीशन ट्रू हो गई तो ये जितने सारे एलिफ हैं और एल्स हैं ये एग्जीक्यूट नहीं होंगे। तो मान लीजिए अगर उसकी कॉस्ट 2000 से ज़्यादा है तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगा, तो इसके बाकी के स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होंगे। और मान लीजिए उसकी कॉस्ट क्या है, 1700 है, तो ये कंडीशन इफ वाली फॉल्स हो गई। फिर वो क्या चेक करेगा, एलिफ वाली, जो पहला पहला एलिफ है उसकी कंडीशन को चेक करेगा। तो कॉस्ट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1500, सही, ये सही हो जाएगा क्योंकि उसकी कॉस्ट क्या है 1700। तो उस केस में पहला एलिफ एग्जीक्यूट हो जाएगा, तो डिस्काउंट प्रिंट कर देगा 15%, और बाकी के एलिफ और एल्स एग्जीक्यूट नहीं होंगे। एलिफ और एल्स में क्या होता है, अगर इफ की कंडीशन ट्रू हो गई तो बाकी के कोई भी एलिफ एग्जीक्यूट नहीं होंगे और एल्स भी एग्जीक्यूट नहीं होगा। अगर पहले एलिफ की कंडीशन ट्रू हो गई तो पहले एलिफ का ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाएगा और बाकी कोई भी एलिफ एग्जीक्यूट नहीं होगा, ना तो एल्स होगा। इसी तरीके से मान लीजिए पहले एलिफ की कंडीशन गलत हो गई, उस केस में सेकंड एलिफ की कंडीशन चेक होगी। अगर वो सही हो जाती है तो उस केस में सेकंड एलिफ का ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाएगा और बाकी के एलिफ एग्जीक्यूट नहीं होंगे। मान लीजिए सेकंड भी कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो उस केस में अगर नेक्स्ट कोई एलिफ है उसकी कंडीशन चेक होगी, और अगर वो ट्रू हो जाती तो उसका ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाएगा और एल्स नहीं होगा। लेकिन मान लीजिए सारे एलिफ की कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो उस केस में लास्ट में जो एल्स स्टेटमेंट है वो वो हमें आउटपुट देगा। तो इस तरीके से हम जब मल्टीपल कंडीशन हमें चेक करनी होती है, यहाँ पे हम कितनी कंडीशन चेक कर रहे हैं कि उसका जो कॉस्ट है 2000 से ज़्यादा है, फिर हम चेक कर रहे हैं 1500 से ज़्यादा है, फिर हम चेक कर रहे हैं 1000 से ज़्यादा है, फिर हम चेक कर रहे हैं 500 से ज़्यादा है, फिर हम लास्ट में एल्स में जा रहे हैं। तो इस तरीके से हम बहुत सारी जब कंडीशन चेक करनी होती हैं तो हम इफ़, एलिफ और एल्स स्टेटमेंट को यूज करते हैं। तो इफ एलिफ स्टेटमेंट यूज टू चेक मल्टीपल कंडीशन, हमें बहुत सारी कंडीशन चेक करनी है तो हम एलिफ स्टेटमेंट का यूज करते हैं। तो अगर पहले इफ की कंडीशन ट्रू हो गई, इफ की कंडीशन जैसे ही ट्रू हुई तो कोई भी एलिफ एग्जीक्यूट नहीं होगा, एल्स एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो इफ कंडीशन इवैल्यूएट्स टू ट्रू, स्टेटमेंट इनसाइड द बॉडी ऑफ इफ आर एग्जीक्यूटेड, स्टेटमेंट इनसाइड द एलिफ बॉडी एंड एल्स बॉडी आर नॉट एग्जीक्यूटेड। तो अगर इफ की कंडीशन ट्रू हो गई तो एलिफ एग्जीक्यूट नहीं होगा और एल्स एग्जीक्यूट नहीं होगा। लेकिन अगर इफ की कंडीशन फॉल्स हो गई, इफ की कंडीशन फॉल्स हुई तो पहले एलिफ की कंडीशन चेक होगी। पहले एलिफ की कंडीशन अगर ट्रू हो गई तो उसका ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाएगा, और अगर पहले एलिफ की कंडीशन फॉल्स हो गई तो नेक्स्ट एलिफ की कंडीशन चेक होगी। अगर वो ट्रू हो गई तो उसका ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाएगा। स्टेटमेंट इनसाइड द बॉडी ऑफ इफ और नॉट एग्जीक्यूटेड, अगर एक कंडीशन गलत है तो टेस्ट कंडीशन ऑफ फर्स्ट एलिफ इज चेक्ड। If it evaluates to true, statement inside the body of first elif are executed and statement inside remaining elif body and else body are not executed. If test condition of first elif evaluates to false, तो अगर पहले elif की कंडीशन false हो जाती है तो the condition of second elif is checked, तो second elif की कंडीशन चेक होगी। At last, if the condition of all elifs, तो अगर इफ की और सारे एलिफ की कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो एल्स ब्लॉक जो होगा वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। यहाँ पे हम इसका फ्लो चार्ट भी देख सकते हैं। मान लीजिए हमारे प्रोग्राम में केवल एक एलिफ है तो पहले इफ की कंडीशन चेक होगी, इफ की कंडीशन ट्रू हुई तो इफ का ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाएगा। लेकिन इफ की कंडीशन फॉल्स हुई तो पहले एलिफ की कंडीशन चेक होगी, तो पहले एलिफ की कंडीशन ट्रू हो गई तो एलिफ का ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाएगा। लेकिन मान लीजिए हमारे फिर एलिफ की कंडीशन फॉल्स हुई तो एल्स का ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाएगा। ये किस सिनारियो में है कि अगर हमारे प्रोग्राम में एक ही एलिफ यूज हो रहा है। जहाँ पे एलिफ का हमने प्रोग्राम देखा तो एलिफ की हेल्प से हम मल्टीपल कंडीशंस को भी चेक कर सकते हैं। अब देखते हैं मॉडुलो ऑपरेटर। मॉडुलो ऑपरेटर क्या होता है, पाइथन में मॉडुलो ऑपरेटर की हेल्प से हम रिमाइंडर निकालते हैं। हमें कि हम दो नंबर्स को डिवाइड कर रहे हैं तो अगर हमें क्या रिमाइंडर मिलेगा ये हम मॉडुलो ऑपरेटर की हेल्प से निकालते हैं। तो मान लीजिए मॉडुलो ऑपरेटर को हम यहाँ रिप्रेजेंट करते हैं परसेंट सिंबल से। तो अगर हम लिखें 15%7, तो हम 15 को 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर हमारा कितना बचेगा, 1। तो हमें क्या आ गया, 1। मान लीजिए हम 13 को 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर कितना आना चाहिए। यहाँ पे जो हमारा मॉडुलो ऑपरेटर है वो परसेंट होता है, तो हम इसके लिए हमें क्या 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें रिमाइंडर क्या मिलेगा, 1। और मान लीजिए हम 33 को
5 से डिवाइड कर रहे हैं तो हमें रिमाइंडर के कितना मिलेगा 3। इस तरीके से मॉडुलो ऑपरेटर से हम चेक करते हैं कि हमारा रिमाइंडर कितना बचेगा डिवीजन के बाद। द मॉडुलो ऑपरेटर फाइंड्स द रिमाइंडर व्हेन वन नंबर इज डिवाइडेड बाय अनदर। यहाँ पे कुछ एग्जांपल हो गए आप लोगों के लिए। यहाँ पे एक असाइनमेंट है, यहाँ पे आपको एक प्रोग्राम लेना है पाइथन का, जिसमें आपको यूजर से एक नंबर इनपुट लेना है। तो यहाँ पे मैंने बहुत सारे प्रोग्राम में दिखाया जहाँ पे यूजर से हम कोई नंबर इनपुट ले रहे थे। यहाँ पे जैसे हमने इंटीजर एक नंबर इनपुट लिया, यहाँ पे एक यूजर से नंबर इनपुट लेना है और फिर उसे चेक करना है कि वो इवन नंबर है या ऑड नंबर है। इवन नंबर और ऑड नंबर हम कैसे चेक कर सकते हैं, उस नंबर को हम 2 से डिवाइड करके देखते हैं। अगर रिमाइंडर 0 बच जाता है, रिमाइंडर 0 मतलब वो इवन नंबर है। और अगर रिमाइंडर 1 बचता है, किसी चीज़ को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो या तो रिमाइंडर 0 बचेगा या 1 बचेगा। तो अगर रिमाइंडर 1 बचता है तो मतलब वो ऑड नंबर है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, एक यूजर से एक नंबर इनपुट लेना है, फिर उसको 2 से डिवाइड करके देखना है। अगर रिमाइंडर 0 बच रहा है तो उसमें प्रिंट करा देना है इट इज आ इवन नंबर। और अगर रिमाइंडर 1 बच रहा है तो आपको प्रिंट कराना है दिस इज ए ऑड नंबर। यहाँ पे आप इफ और एल्स का यूज करेंगे और उसके हेल्प से आपको ये प्रोग्राम करना है। तो आज की क्लास को हम यहीं पे फिनिश करते हैं। थैंक यू।